अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के समर 2022 का पेपर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये हमारे पास बेसिक एंट्रीज़ का क्वेश्चन है। इसमें हमें एंट्रीज़ बनानी है। सबसे पहले वो हमसे क्या कह रहा है, परचेज रॉ मटेरियल्स फॉर 3,50,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, यहाँ रॉ मटेरियल्स भी हमारे पास बढ़ रहे हैं और हमारे पास जो है वो लाइबिलिटी, क्योंकि क्रेडिट बेसिस पे लिए तो अकाउंट पेएबल भी हमारे पास बढ़ रहा है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी ये बढ़ेंगे तो हम इनको डेबिट करते हैं, और जब भी हमारी लायबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं तो हम इनको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक रूल है, इसको हमेशा याद रखिएगा तो आप आसानी से एंट्रीज़ को कर सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री में हमें क्या करना होगा, हमने परचेज किए रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल्स हमारे पास क्या हैं, एसेट होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ हमने लिख दिया डेबिट और यहाँ हमने लिख दिया क्रेडिट। सबसे पहले हमने क्या किया है, रॉ मटेरियल जो हमारे एसेट्स हैं वो हमने खरीदे 3,50,000 के। तो जब एसेट हमारे बढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट में 3,50,000 लिख दिए, और हमने किस पे लिए हैं, क्रेडिट पे लिए, यानी कि हमारा अकाउंट पेएबल बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि हमें ये अपने रॉ मटेरियल्स लोन पे लिया है, क्रेडिट बेसिस पे लिया है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हम नोट डाल देंगे जिसमें हम लिख देंगे परचेज्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, अकाउंटिंग टर्म्स में हमेशा ये याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 से 3 फिंगर्स का स्पेस आपको देना पड़ता है। ठीक है, दोनों एंट्रीज़ में, और यहाँ पे आपको नोट लिखना होता है। कुछ लोग इसको कंसिडर नहीं करते लेकिन कुछ लोग इसको कंसिडर करते हैं, तो इसके अलग से नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लाजमी याद रखिएगा। छोटी सी चीज़ है, ये आप खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ हमारी पहली एंट्री हो गई। दूसरी देख लेते हैं। इशूड रॉ मटेरियल्स वर्थ 2,70,000 टू प्रोडक्शन। अब रॉ मटेरियल्स को हमने कहाँ भेज दिया, प्रोडक्शन में भेज दिया। हमेशा याद रखिएगा रॉ मटेरियल से हमारे पास जाता है वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री में। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ये अब कम हो रही है। ठीक है, जब बढ़ता है एसेट तो ये आपका डेबिट होता है। ठीक है, और जब कम होता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकल के इस वाले एसेट में गया तो ये एसेट कम हो रहा है। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, जब एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, ये आपकी दूसरी एंट्री भी हो गई। तीसरी देखते हैं। पेरोल वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री सुपरवाइजर और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ पे बेसिकली आपकी वेजेस या सैलरीज की बात कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे जो अकाउंट है वो आप उसको वेजेस पेएबल भी लिख सकते हैं और सैलरी पेएबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो डायरेक्ट है वो आप डायरेक्ट इसको वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री में डालेंगे, और बाकी जो दो है उनको अपने अपने अकाउंट्स में डालेंगे। मैं दिखा देता हूँ कैसे। थर्ड के केस में हमारे पास जो बढ़ रहा है वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, जो डायरेक्ट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लेबर को जो दिया जा रहा है वो इस अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, फिर है फैक्ट्री का जितना भी होता है फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में हम डाल देते हैं, वहाँ 55K मेंशन है। और तीसरा हमारे पास सेलिंग एंड एक्सपेंसेस का अकाउंट है। ठीक है, उसको हम 74K लिख देते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, वेजेस पेएबल। ठीक है, आप इसको चाहें तो सैलरी पेएबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 254K। आप चाहें तो ये 00 लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म के लिए K लिखता हूँ। ठीक है, आप वो 0003 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है, और ये याद रखिएगा नोट्स जो हैं ये आप लिखते रहिएगा। ठीक है, ये हमारी एंट्री भी ख़त्म हुई। चौथी देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन हमारे पास इतना था। ठीक है, और ओवरहेड का इतना था। तो बेसिकली ये भी आपके फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाते हैं आपके। सही है, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा हमारा। ठीक है, और निकल कहाँ से रहा है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये का वो है तो हमारा यहाँ पे 58K इस तरह क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अदर ओवरहेड्स वहाँ पे लिखा हुआ था तो इसी का ही अकाउंट बना के मैंने
यहाँ पे लिख दिया 65K। इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये आपका हो गया 123K। ये आपका एसेट का अकाउंट है, ये बढ़ रहा है तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा। ठीक है, ये आपकी चौथी एंट्री भी कंप्लीट हो गई। पांचवी एंट्री देखते हैं क्या है। गुड्स वर्थ 3,60,000 कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड। गुड्स आपके 3,60,000 कंप्लीट हो गए। तो कंप्लीट का मतलब ये है कि वो कहाँ पे थे, पहले वर्क इन प्रोग्रेस में थे। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री से वो कहाँ चले गए, फिनिश गुड इन्वेंट्री की तरफ चले गए। तो इसकी सिंपल एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, फिनिश गुड इन्वेंट्री आपका डेबिट हो रहा है और वर्क इन प्रोग्रेस आपका क्रेडिट हो रहा है। क्यों, वर्क इन प्रोग्रेस का एसेट अब कम हो रहा है। और कितना, वहाँ पे कितना लिखा है, 3,60,000 और 3,60,000। ठीक है, इस एसेट में से निकल रहा है तो ये क्रेडिट हो रहा है, इस एसेट में जा रहा है ये बढ़ रहा है तो ये डेबिट हो रहा है। ठीक है, और फाइनली इसकी आखिरी एंट्री देख लेते हैं क्या है। गुड्स वैल्यूइंग इतना वर सोल्ड एट इतना ऑन क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, गुड्स आपके ये सोल्ड हो गए। तो इसका मतलब ये वाले जो गुड्स है ना, पहले क्या हुए थे, फिनिश गुड्स में गए थे। अब फिनिश गुड्स से कहाँ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएंगे। ठीक है, और ये जो है वो हमने सोल्ड किया है, यानी कि ये हमने सेल किया है ऑन क्रेडिट बेसिस पे। तो इसका ताल्लुक किससे हो जाएगा, सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी दो एंट्रीज डलेंगी, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। पहली एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की आ जाएगी, और ये फिनिश गुड इन्वेंट्री, क्योंकि हमारी चीज़ें बन गई हैं और अब वो सोल्ड हो गई हैं, तो फिनिश गुड इन्वेंट्री से यहाँ पे जा रही हैं। तो 3,20,000 था वहाँ पे, ये हमने लिख दिया। दूसरी एंट्री हमारी क्या है, वो कह रहा है कि सेल हुआ है ऑन क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, तो क्रेडिट बेसिस पे आपको पता है जब हम कस्टमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट बेचते हैं तो क्या हमारा बढ़ता है, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि हम क्रेडिट बेसिस पे अगर वेंडर्स से या अपने सप्लायर से कुछ ले रहे हैं तो वो एक लायबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि हमने क्रेडिट बेसिस पे चीज़ ली है तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, अकाउंट पेएबल बढ़ेगा। लेकिन हमने अपने कस्टमर्स को अगर क्रेडिट बेसिस पे कुछ बेचा है तो इसका मतलब ये है कि हमें पैसे मिलेंगे, कस्टमर्स हमें कुछ अरसे के बाद पैसे देंगे। तो ये चीज़ हमारी कहाँ आएगी, अकाउंट रिसीवेबल में आएगी। ठीक है, तो उसने वहाँ क्या लिखा था, 410 के सोल्ड हुए हैं ऑन क्रेडिट बेसिस पे, कस्टमर्स को बेचा हुआ है। तो क्या है, कस्टमर्स को बेचा है तो अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट है, तो ये आपका बढ़ गया। और ये सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू का आपको क्या कहा था, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, नोट सबके लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका पहला वाला सवाल ख़त्म होता है। इसका पार्ट बी देख लेते हैं। ये आपको पार्ट बी इसमें दिया हुआ है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का शेड्यूल बनाना है। ठीक है, इसका शेड्यूल किस तरीके से बनाते हैं, आपको ये पूरा शेड्यूल बनाना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शेड्यूल में आपका क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल आपका कितना यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके अंदर आप ऐड कर देंगे अपने डायरेक्ट लेबर को, और फिर आप ऐड कर देंगे उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को। ठीक है, अब फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें आएंगी, जैसे आपका इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया, आपका इनडायरेक्ट लेबर आ गया, आपका मिसलेनियस की चीज़ें आ गई। ठीक है, आपका डेप्रिसिएशन आ गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो आपके पास आ जाएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, और हम लेस कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। ये पूरा शेड्यूल आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारे पास मटेरियल कितने हैं। मटेरियल है 765,000, डायरेक्ट लेबर है 520,000, इसको यहाँ लिख देते हैं। मटेरियल हमारे पास है 765 के, डायरेक्ट लेबर है हमारे पास 520 के। ठीक है, और हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कितने हिस्सों में बटा हुआ है, इनडायरेक्ट हमारे पास हो गया 40, इनडायरेक्ट लेबर 22, मिसलेनियस हमारे पास हो गया 35, और डेप्रिसिएशन हमारे पास हो गया 90। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। ये हमारे पास हो गया इनडायरेक्ट 40 के, ये इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास 22 के, मिसलेनियस 35 के, और डेप्रिसिएशन 90 के। इन सब चीज़ों को ऐड करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 187 के। ठीक है,
ये इसी तरह किया जाता है आसानी के लिए, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ भी लिख के कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन अकाउंटिंग फॉर्मेट में इसी तरह लिखा जाता है। ये आपका हेडर है, ये समझेंगे ये आपका हेडर है और ये इसकी सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा और इन सबको ऐड करके मैंने इस तरफ लिख दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास 3 चीज़ें आ गई, ये और ये। इन तीनों को ऐड करूँगा तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 1472K। अब इसमें वर्क इन प्रोग्रेस की दोनों देख लेते हैं। ओपनिंग हमारे पास हो गई 65, क्लोजिंग हमारे पास हो गई 89। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 65 के और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 89 के। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर हो गया 1448 के, ठीक है। तो ये इसका पार्ट 1 इसका ख़त्म हुआ। दूसरे पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि इनकी एंट्रीज़ आपको बनानी है, ठीक है। तो इसकी एंट्रीज़ भी बना के दिखा देते हैं। एंट्रीज इसकी क्या होगी, ये बेसिकली पार्ट 1 था आपका, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा। पार्ट 2 में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। सबसे पहले हम मटेरियल्स को देख लेते हैं। मटेरियल्स में हमारा क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि इसमें डायरेक्ट आ जाएगा। फैक्ट्री ओवर में इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ कितने हो गए हमारे पास 765 के। ये आपके पास 40 के इनडायरेक्ट ये रहा, ठीक है। इनडायरेक्ट 40 के लिख दिया। और ये हमारा जाता कहाँ से, रॉ मटेरियल से जाएगा इन्वेंट्री। याद है पीछे भी हमने इसी तरह किया था, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से किया था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 805 के, ठीक है। अब हम लेबर को देख लेते हैं। डायरेक्ट लेबर हम इसी तरह लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने आपको बताया था ना, डायरेक्ट के जितने भी होते हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस में आएंगे और इनडायरेक्ट के जो होंगे वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएंगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस का कितना है, 520 है लेबर का, हमने डेबिट कर दिया। इसका कितना है 22K है, वो हमने यहाँ लिख दिया। और हमारा वेजेस कितनी हो जाएगी, ये लेबर का वेजेस से हो जाता है, ठीक है। वेजेस पेबल हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ गया 542K, ठीक है। अब हम फैक्ट्री ओवरहेड में देखेंगे मज़ीद क्या क्या चीज़ें। हमारे पास एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। और एक हमारे पास चीज़ है मिसलेनियस ओवरहेड, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास 35K है। डेप्रिसिएशन हमारे पास 90K है और मिसलेनियस हमारे पास 35K। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास आ जाएगा 125K। फिर फाइनली हम लोग कर देंगे, हम फैक्ट्री ओवरहेड को ट्रांसफ़र कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री में। फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि ये चीज़ ऐड कर देंगे, ये चीज़ ऐड कर देंगे और ये चीज़ ऐड कर देंगे। तीनों चीज़ों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास है 187K। ये वाला एसेट हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे डेबिट कर देंगे। और आखिरी हमारा है कि जब वर्क इन प्रोग्रेस से जाता है तो कहाँ जाता है, फिनिश गुड इन्वेंट्री में जाता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जितनी भी हमारी वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री है उसको ऐड कर देंगे, यानी कि एक ये चीज़, एक ये चीज़ और एक ये चीज़। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 1448K। और यहाँ पे ये फिनिश गुड की इन्वेंट्री बढ़ रही है तो ये आपका आ गया 1448K, ठीक है। तो आप लोगों की एंट्रीज यहाँ ख़त्म हुई। आप देखें रिकनसाइल भी कर सकते हैं, आपका आंसर ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपका सेम है, ठीक है। तो इस तरह से पता चल रहा है आप लोगों ने इसको सही किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 3 का बी, वेरिएंस एनालिसिस का है, ठीक है। इसमें हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक लेबर रेट वेरिएंस और एक लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। आपको इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, ठीक है। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का है हमारे पास स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब हम वहाँ पे देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 25 है, एक्चुअल रेट हमें दिया हुआ है 25.25 है, ठीक है। और एक्चुअल आवर्स हमें दिया है 52,000। तो पहला वाला हमारा हो जाएगा 25 माइनस 25.25, ये आपका आ जाएगा 52,000। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया -13,000। और ये आपका एडवर्स या अनफेवरेबल है क्योंकि माइनस में आ रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए हमें चाहिए
स्टैंडर्ड आवर्स जो हमें नहीं दिए हुए, हमें चाहिए एक्चुअल ये दिया हुआ है और रेट हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड कितना है 25 है। अगर आप देखें कि स्टैंडर्ड आवर्स हम किस तरह से निकाल सकते हैं, एक्चुअल आवर्स कितनी देर कितने यूनिट्स बनाए 75,000 और हमें यहाँ पे कितना दिया है, इतना होगा डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। ठीक है, ये हमें रेट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पर यूनिट का रेट दिया हुआ है और इतने यूनिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे 75,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7 से। हमने 75,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.7 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 52,500, ये स्टैंडर्ड आ गया। तो अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 52,500 माइनस 52,000 और स्टैंडर्ड रेट हमारा क्या था 25, यही है 25। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 12,500 और पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। सही है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला सवाल भी ख़त्म हुआ। अगला सवाल हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन या ब्रेक इवन का है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रेक इवन निकालना है इन यूनिट्स और दूसरा हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे पास ब्रेक इवन की इक्वेशन क्या होती है, ब्रेक इवन की इक्वेशन क्या है, सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी माइनस वेरिएबल कॉस्ट की क्वांटिटी माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दूसरे में हमें क्या दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन। ठीक है, सेलिंग प्राइस अब हमें देखनी है, ये वैल्यूज़ हमें क्या क्या दी हुई हैं। सेलिंग प्राइस 275 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 185 पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट 750,000 है। ये देख लीजिएगा, ये पर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट हमें टोटल दिया हुआ है, हमें यहाँ पे पर यूनिट ही चाहिए क्योंकि ये जो क्यू है, ये क्यू आपका शो कर रहा है यूनिट्स के लिए। ठीक है, 275 क्यू माइनस 185 क्यू माइनस 750,000 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 90 क्यू और इसको वहाँ पे हमने भेज दिया माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही है, यहाँ से वहाँ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू 750,000 डिवाइडेड बाय 90। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 8333.33 यूनिट्स। सही है, ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है इतने यूनिट्स पे। ठीक है, इस सेल्स के इसका मतलब कोई काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे दिया हुआ है हमें। यहाँ देख लेते हैं सेल्स कितनी बता रहा है, वो सेल्स वो बता रहा है 10,910 माइनस ब्रेक इवन हमारी कितने पे है 8,333.33। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2576.67 यूनिट्स। तो ये हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास ख़त्म हुआ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वैक निकालना है, तो वैक का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। हमारे पास वैक का फॉर्मूला क्या होता है, वैक इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इंटू वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ डेब्ट इंटू वेट ऑफ डेब्ट। ठीक है, ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये कॉर्पोरेशन है जिनका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी का जो टोटल फाइनेंस हुई हुई है वो किस बेसिस पे हुई हुई है। देखें यहाँ पे लिखा है कि 40% डेब्ट से हुई है, 10% प्रेफर्ड स्टॉक से हुई है और 50% आपकी इक्विटी से हुई है। तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ गई। इक्विटी का वेट कितना दे रहे हैं वो 50%, यानी कि 0.5 हो गया। आपका प्रेफर्ड स्टॉक का वेट 0.1 हो गया 10%, और डेब्ट का आपका हो गया 0.4 40%। ठीक है,
अब देख लें हमें कॉस्ट दी हुई है जी, हमें कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कितनी हो गई 13% और ये हो गई हमारे पास 10%। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक हमारे पास हो गई 13%, ठीक है, इसको 0.13 लिख सकते हैं हम लोग। और ये हमारे पास है 10%, तो इसको 0.1 लिख सकते हैं। अब डेप्ट की हमें कॉस्ट नहीं दी हुई है, बल्कि हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है और टैक्स रेट दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट हम किस तरह से निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज इक्वल्स टू जो भी हमें डेप्ट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ हो, ठीक है, इसको आप इंटरेस्ट रेट लिखना है, ठीक है, इंटू 1 माइनस टैक्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हमें कितना दिया? 13% दिया हुआ है, ठीक है, और टैक्स कितना है? 1 माइनस 0.25, ठीक है, 25% दिया हुआ था, तो ये हो गया हमारा 9.36%। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0936, ठीक है। तो अब वैक हम किस तरह से निकाल सकते हैं? सारी वैल्यूज़ हमारी हो गई है 0.1 इंटू 0.5 प्लस 0.13 इंटू 0.1, वही मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है, 0.5, 0.13, 0.1, ठीक है, प्लस 0.0936 इंटू 0.4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.10044, या इसको हम 10.044% भी लिख सकते हैं। वैक को हमेशा कोशिश किया करें परसेंटेज में लिखें। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप परसेंटेज में कुछ वैल्यूज़ लिखें या आप उसमें लिखें, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आंसर जो है ना वो इसी फॉर्म में लिखें, ठीक है। वैक आपका, क्योंकि ये बेसिकली हर्डल रेट आपका होता है, ठीक है। ये हमारा पार्ट ए ख़त्म हुआ। पार्ट बी में हमें ये पीरियड्स दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे कैश फ्लो दिया हुआ है, ठीक है। और फाइनली हमसे कहा गया है कि आप इंटरप्राइज वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालें, ठीक है। बेसिकली इंटरप्राइज वैल्यू आपका क्या होता है? इंटरप्राइज वैल्यू आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज होता है, ठीक है। यानी कि आपके पहले साल में आपको इतने मिलेंगे, दूसरे साल में इतने मिलेंगे, तीसरे साल में इतने मिलेंगे, चौथे साल में इतने मिलेंगे और पाँचवें साल में आपको ये भी मिलेगा और प्लस आपको टर्मिनल वैल्यू भी मिलेगी। और आप जब फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में लाते हैं तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया हुआ डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट और ईयर कर देते हैं, ठीक है। 1750 के, अब आप इसको चाहें तो मिलियंस में भी लिख सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप किसी फॉर्म में लिखना चाहें, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। मैं इसलिए ऐसे लिखता हूँ कि कैलकुलेटर्स में लिखना आसान हो जाता है, ठीक है। देखें ये जो था मिलियंस में दिया हुआ था तो मैंने भी इसको के कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं सबको के में लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको मिलियंस में रहने देता तो इन सबको भी फिर मिलियंस कर देता, ठीक है। अब इन सबको जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू का किया तो मेरे पास ईवी की वैल्यू आ गई 26550 के। अब आप इसको चाहें तो मिलियंस में भी लिख सकते हैं या पूरी वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे ही हमसे पूछ रहे हैं कि फेयर वैल्यू क्या होता है। फेयर वैल्यू का मतलब होता है ईवी में से आप जब डेप्ट निकाल दें, डेप्ट हमें कितना दिया हुआ है 20.65, ठीक है। देखिए पहले उसमें डिस्काउंट रेट वगैरह सब हमें दिया हुआ ही था, ठीक है। अच्छा अब हम निकालेंगे फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू में हमारा क्या होता है, ईवी में से हम डेप्ट निकाल देते हैं, ठीक है। ईवी हमारा है ये, और डेप्ट को भी मैं उसमें चेंज कर रहा हूँ, थाउजेंड्स के उसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5900 के, ठीक है। तो ये हमारी फेयर वैल्यू का आंसर हो गया, ये फेयर वैल्यू हो गया और ये हमारी ईवी हो गई। तो यह हमारा ये वाला पेपर ख़त्म हुआ, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, सिर्फ अगर आपको फॉर्मूलेस थोड़े बहुत पता है, आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो वही रिपीटेड जो मैं आप लोगों को चीज़ें करवाता रहा हूँ वही चीज़ें आती हैं, कोई नया इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। मैंने जो पिछले लेक्चर्स दिए हुए हैं अगर आप उनको सही से गो थ्रू कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये पेपर आसानी से निकल जाएगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।